बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, बाल पॉइंट ऊँटों में दबाए वो सोच में पड़ गई। फिर एक लंबा सांस लेते हुए कदरे बेबसी से मुस्कुराई। बहुत मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना। क्यों मुश्किल है? जवेरिया ने उससे पूछा। क्योंकि मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं और हर ख्वाहिश ही मेरे लिए बहुत अहम है, उसने सर झटकते हुए कहा। वो दोनों ऑडिटोरियम के अकबी हिस्से में दीवार के साथ ज़मीन पर टेक लगाए बैठी हुई थीं। एफएससी क्लासेस में आज उनका 8वां दिन था और इस वक्त वो दोनों अपने फ्री पीरियड में ऑडिटोरियम के अकबी हिस्से में आकर बैठ गई थीं। नमकीन मूंगफली के दानों को एक एक करके खाते हुए जवेरिया ने उससे पूछा, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है इमामा? इमामा ने कदरे हैरानी से उसे देखा और सोच में पड़ गई। पहले तुम बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? इमामा ने जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल कर दिया। पहले मैंने पूछा है, तुम्हें पहले जवाब देना चाहिए। जवेरिया ने गर्दन हिलाई। अच्छा ठीक है, मुझे और सोचने दो। इमामा ने फौरन हार मानते हुए कहा, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, वो बुड़बुड़ाई। एक ख्वाहिश तो ये है कि मेरी ज़िंदगी बहुत लंबी हो। उसने कहा। क्यों? जवेरिया हंसी। बस 50-60 साल की ज़िंदगी मुझे बड़ी छोटी लगती है। कम से कम 100 साल तो मिलने चाहिए इंसान को दुनिया में, और फिर मैं इतना सब कुछ करना चाहती हूँ। अगर जल्दी मर जाऊँगी तो फिर मेरी सारी ख्वाहिशात अधूरी रह जाएंगी। उसने मूंगफली का एक दाना मुंह में डालते हुए कहा। अच्छा और? जवेरिया ने कहा। और ये कि मैं मुल्क की सबसे बड़ी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, सबसे अच्छी आई स्पेशलिस्ट। मैं चाहती हूँ जब पाकिस्तान में आई सर्जरी की तारीख लिखी जाए तो उसमें मेरा नाम टॉप ऑफ द लिस्ट हो। उसने मुस्कुराते हुए आसमान को देखा। अच्छा और अगर कभी तुम डॉक्टर ना बन सकी तो? जवेरिया ने कहा। आखिर ये मेरिट और किस्मत की बात है, ऐसा मुमकिन ही नहीं। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि मेरिट पर हर सूरत आऊँगी। फिर मेरे वालिदैन के पास इतना पैसा है कि मैं अगर यहाँ किसी मेडिकल कॉलेज में ना जा सकी तो वो मुझे बैरून मुल्क भिजवा देंगे। फिर भी अगर कभी ऐसा हो कि तुम डॉक्टर ना बन सको तो? हो ही नहीं सकता। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मैं इस प्रोफेशन के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। ये मेरा ख्वाब है और ख्वाबों को भला कैसे छोड़ा और बुलाया जा सकता है? इम्पॉसिबल। इमामा ने कतई अंदाज में सर हिलाते हुए हथेली पर रखे हुए दानों में से एक और दाना मुंह में डाला। जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फ़र्ज़ करो अगर तुम डॉक्टर नहीं बन पाती, फिर तुम क्या करोगी? कैसे रिएक्ट करोगी? इमामा अब सोच में पड़ गई। पहले तो मैं बहुत रोऊंगी, बहुत ही ज़्यादा, कई दिन, और फिर मैं मर जाऊंगी। जवेरिया बेइख्तियार हंसी। और अभी को कुछ देर पहले तुम ये कह रही थी कि तुमको लंबी ज़िंदगी चाहिए और अभी तुम कह रही हो कि तुम मर जाओगी। हाँ तो फिर ज़िंदा रह कर क्या करूँगी? सारे प्लान ही मेरे मेडिकल के हवाले से हैं और ये चीज़ ज़िंदगी से निकल गई तो फिर बाकी रहेगा क्या? यानी तुम्हारी एक बड़ी ख्वाहिश दूसरी बड़ी ख्वाहिश को ख़त्म कर देगी, तुम यही समझ लो। तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश डॉक्टर बनना है, लंबी ज़िंदगी पाना नहीं। तुम कह सकती हो। अच्छा अगर तुम डॉक्टर ना बन सकी तो फिर मरोगी कैसे? खुदकशी करोगी
یا तबी मौत? जवेरिया ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। तभी मौत ही मरूंगी, खुदकशी तो कर ही नहीं सकती, इमामा ने लापरवाही से कहा। और अगर तुम्हें तभी मौत ना आ सकी तो? मेरा मतलब है जल्द ना आई तो फिर तुम डॉक्टर ना बनने के बावजूद भी लंबी ज़िंदगी गुजारोगी। नहीं, मुझे पता है अगर मैं डॉक्टर ना बनी तो फिर बहुत जल्द मर जाऊंगी। मुझे इतना दुख होगा मैं तो ज़िंदा रह ही नहीं सकूंगी, वो यकीन से बोली। तुम जिस कदर खुश मिजाज हो मैं कभी यकीन नहीं कर सकती कि तुम कभी इतना दुखी हो सकती हो कि रो रो कर मर जाओ, और वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम डॉक्टर नहीं बन सकती। लुक्स फनी, जवेरिया ने इस बार उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। तुम अब मेरी छोड़ो, अपनी बात करो। तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? इमामा ने मौजू बदलते हुए कहा। रहने दो। क्यों रहने दूँ, बताओ ना, तुम्हें बुरा लगेगा, जवेरिया ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। इमामा ने गर्दन मोड़कर ईरानी से उसे देखा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? जवेरिया खामोश रही। ऐसी क्या बात है जो मुझे बुरी लगेगी? इमामा ने अपना सवाल दोहराया। बुरी लगेगी, जवेरिया ने मध्यम आवाज़ में कहा। आखिर तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश का मेरी ज़िंदगी से क्या तल्लक है कि मैं उस पर बुरा मानूंगी? इमामा ने इस बार कदरे उलझे हुए अंदाज में पूछा। कहीं तुम्हारी ये ख्वाहिश तो नहीं है कि मैं डॉक्टर ना बनूं? इमामा को अचानक याद आया। जवेरिया हंस दी। नहीं, ज़िंदगी सिर्फ एक डॉक्टर बन जाने से कहीं ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है, उसने कुछ फलसफियाना अंदाज में कहा। पहेलियाँ बजवाना छोड़ो और मुझे बताओ, इमामा ने कहा। मैं वादा करती हूँ बुरा नहीं मानूंगी, इमामा ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। वादा करने के बावजूद मेरी बात सुनने पर तुम बुरी तरह नाराज़ हो गई। बेहतर है हम कुछ और बात करें, जवेरिया ने कहा। अच्छा, मैं अंदाज़ा लगाती हूँ तुम्हारा इस ख्वाहिश का तल्लक मेरे लिए किसी बहुत अहम चीज़ से है, राइट? इमामा ने कुछ सोचते हुए कहा। जवेरिया ने सर हिलाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरे लिए कौन सी चीज़ इतनी अहम हो सकती है कि मैं वो बात करते करते रुक गई। मगर जब तक मैं तुम्हारी ख्वाहिश की नोयत नहीं जान लेती मैं कुछ भी अंदाज़ा नहीं कर सकती। बता दो जवेरिया, प्लीज़। अब तो मुझे बहुत ज़्यादा तजस्सुस हो रहा है, उसने मिन्नत की। वो कुछ देर सोचती रही। इमामा गौर से उसका चेहरा देखती रही। कुछ देर की खामोशी के बाद जवेरिया ने सर उठाकर इमामा को देखा। मेरे प्रोफेशन के अलावा मेरी ज़िंदगी में फ़िलहाल जिन चीज़ों की अहमियत है वो सिर्फ़ एक ही है, और अगर तुम उस हवाले से कुछ कहना चाहती हो तो कहो, मैं बुरा नहीं मानूंगी, इमामा ने संजीदगी से कहा। जवेरिया ने कदरे चौंक कर उसे देखा और हाथ में मौजूद एक अंगूठी को देख रही थी। जवेरिया मुस्कुराई। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि तुम। जवेरिया ने उसे अपनी ख्वाहिश बताई और इमामा का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। वो शॉक या हैरत ज़दा जवेरिया अंदाज़ा नहीं कर सकी, मगर उसके चेहरे के तासरात ये ज़रूर बता रहे थे कि जवेरिया के मुंह से निकलने वाले जुमले उसके हर अंदाजे के बरक्स थे। मैंने तुमसे कहा था ना तुम बुरा मानोगी। जवेरिया ने जैसे सफाई पेश करने की कोशिश की, मगर इमामा कुछ कहे बगैर उसे देखती रही। मोइज़ हल्के बाल चलाता हुआ दर्द से दोरा हो गया। उसके दोनों हाथ अपने पेट पर थे। उसके सामने खड़े 12 साला लड़के ने अपनी फटी हुई टी शर्ट की आस्तीन से अपनी नाक से बहता हुआ खून साफ किया और हाथ में पकड़े हुए टेनिस रैकेट को एक बार फिर पूरी कुव्वत से मोइज़ की टांग पर दे मारा।
मोइज़ के हल्क से एक बार फिर चीख निकली और वो इस बार सीधा हो गया। कुछ बेयकीनी के आलम में उसने खुद से 2 साल छोटे भाई को देखा जो अब बगैर किसी लिहाज और मुरव्वत के उसे उसी रैकेट से पीट रहा था जो मोइज़ कुछ देर पहले उसे पीटने के लिए लेकर आया था। इस हफ्ते में इन दोनों के दरमियान होने वाला ये तीसरा झगड़ा था और तीनों बार बार झगड़ा शुरू करने वाला उसका छोटा भाई ही था। मोइज़ और उसके तल्लुकात हमेशा ही नाखुशगवार रहे थे। उनका झगड़ा बचपन से लेकर अब तक कुछ देर पहले तक ज़बानी कलामी बातों और धमकियों तक ही था, मगर अब कुछ अरसे से दोनों भाई हाथापाई पर उतर आए थे। आज भी यही हुआ था। वो दोनों स्कूल से इकट्ठे वापस आए थे और गाड़ी से उतरते हुए उसके छोटे भाई ने बड़ी दुरुस्ती के साथ पीछे डिक्की से अपना उस वक्त बैग खींच कर निकाला जब मोइज़ अपना बैग निकाल रहा था। बैग खींचते हुए मोइज़ के हाथ को बुरी तरह रगड़ आई। मोइज़ बुरी तरह तिलमिलाया। तुम अंधे हो चुके हो। वो इत्मीनान से अपना बैग उठाए बेनियाजी से अंदर जा रहा था। मोइज़ के चिल्लाने पर उसने पलट कर उसको देखा और लाउंज का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। मोइज़ के तन बदन में जैसे आग लग गई और वो तेज़ कदमों से उसके पीछे अंदर चला आया। अगर दोबारा तुम ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। उसके करीब पहुंचते हुए मोइज़ एक बार फिर दौड़ा। उसने बैग कंधे से उतारकर नीचे रख दिया और दोनों हाथ कमर पर रख कर खड़ा हो गया। निकालूंगा। तुम क्या करोगे? हाथ तोड़ दोगे? इतनी हिम्मत है? ये मैं तुम्हें उस वक्त बताऊंगा जब तुम दोबारा ये हरकत करोगे। मोइज़ अपने कमरे की तरफ बढ़ा, मगर उसके भाई ने पूरी कुव्वत से उसका बैग खींचते हुए उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। नहीं, तुम मुझे अभी बताओ। उसने मोइज़ का बैग उठाकर दूर फेंक दिया। मोइज़ का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने ज़मीन पर पड़ा हुआ अपने भाई का बैग उठाकर दूर उछाल दिया। एक लम्हे का इंतज़ार किए बगैर उसके भाई ने पूरी कुव्वत से मोइज़ की टांग पर ठोकर मारी। जवाबन उसने पूरी कुव्वत से छोटे भाई के मुंह पर मुक्का मारा जो उसकी नाक पर लगा और अगले ही लम्हे उसकी नाक से खून टपकने लगा। इतने शदीद हमले के बावजूद उसके हलक से कोई आवाज़ नहीं निकली थी। उसने मोइज़ की टाई खींचते हुए उसका गला दबाने की कोशिश की। मोइज़ ने जवाबन उसकी शर्ट के कॉलर को खींचा और उसे शर्ट के फटने की आवाज़ आई। उसने पूरी कुव्वत से अपने छोटे भाई के पेट में मुक्का मारा और उसके भाई के हाथ से उसकी टाई निकल गई। ठहरो, मैं अब तुम्हारा हाथ तोड़ कर दिखाता हूँ। मोइज़ ने उसे गालियाँ देते हुए लाउंज के एक कोने में पड़े हुए एक रैकेट को उठा लिया और अपने छोटे भाई को मारने की कोशिश की, मगर अगले ही लम्हे रैकेट उसके भाई के हाथ में था। उसने पूरी कुव्वत से घुमाकर इतनी बरक रफ्तारी के साथ इस रैकेट को मोइज़ के पेट में मारा कि वो संभल या खुद को बचा नहीं सका। उसने यके बाद दीगरे उसकी कमर और टांग पर रैकेट बरसा दिए। अंदर से उन दोनों का बड़ा भाई इश्ताल के आलम में लाउंज में आ गया। क्या तकलीफ़ है तुम दोनों को? घर में आते ही हंगामा शुरू कर देते हो। उसको देखते ही छोटे भाई ने उठा हुआ रैकेट नीचे कर लिया था। और तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने बड़े भाई को मारते हो। उसकी नज़र अब उसके हाथ में पड़े हुए रैकेट पर गई। नहीं आती, उसने बड़ी डेटाई के साथ कहा और रैकेट एक तरफ उछाल दिया और बड़ी बेखौफी से कुछ फासले पर पड़ा हुआ अपना बैग उठाकर अंदर जाने लगा। मोइज़ बुलंद आवाज़ में सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने छोटे भाई से कहा, तुमको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और वो अभी तक अपनी टांग सुला रहा था। श्योर, वाई नॉट? हाँ, क्यों नहीं? एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सीढ़ियों के आखिरी सिरे पर रोककर उसने मोइज़ से कहा, अगली बार तुमने बैट लेकर आना है। टेनिस रैकेट से कुछ मज़ा नहीं आया। तुम्हारी कोई हड्डी नहीं टूटी? मोइज़ को इश्ताल आ गया। तुम अपनी नाक संभालो, वो यकीनन टूट गई है। मोइज़ गुस्से के आलम में सीढ़ियों को देखता रहा जहाँ कुछ देर पहले वो खड़ा था।